कल जो नहीं थे, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि प्रैक्टिस बैच है, और कल इसका मैंने आपको डेमो भी दे दिया था कि कैसे हम इस बैच को पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है कि कल से 10 से 11 की टाइमिंग में, यानी 10 से 11 की जो टाइमिंग है इससे पहले वाले उसमें मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो साथ में पॉलिटी भी पढ़ना चाहता है वो पॉलिटी पढ़ सकता है इससे जस्ट पहले वाले बैच में। और इसमें आपकी जीएस स्टार्ट मैंने करी है। कल मैंने एक चैप्टर करवाया था और वो था पाषाण काल, अगर पता हो तो आपको। पाषाण काल ही हमने डिस्कस किया था कल। अब मुझे बताइए, हमने जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे पाषाण काल के स्टेटमेंट वाले में, उसमें हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? हाँ, 40 हो गए थे। 41वां क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। फिर हड़प्पा शुरू करते हैं। 41वां क्वेश्चन है, भीमबेटका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो सही तो है तो पूरा पाषाण काल से भी संबंधित, लेकिन जो मेन चित्रकारी वगैरह हुई है वो सब किसमें हुई है? मध्य पाषाण काल में। तो ये सही है या गलत है? सही है। भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला है, भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। सही बात है। ये क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आएंगे जो आज, ये कल नहीं थे जो, ठीक है। तो अगले चैप्टर से स्टार्ट करिएगा। अगला है, वहां शैल चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण नहीं मिलता। तो क्या पशु पक्षियों का चित्रण नहीं मिलता है क्या? नहीं भाई, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहां पर पशु पक्षियों का भी मिलता है, वहां पर आपका जो वनस्पतियां हैं उनका भी मिलता है, यानी वनस्पतियां, पशु पक्षी, इन सबका चित्रांकन मिलता है। तो ऐसे में ये वाला स्टेटमेंट गलत है और बाकी पहला और दूसरा सही है। तो इसका आंसर होगा, अब पूछा हुआ है कौन सा गलत है, तो आंसर क्या होगा? केवल 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नवपाषाण काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, बताइए सही है कि गलत है? नवपाषाण काल में हुआ। अच्छा, गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बुर्जहोम से मिलते हैं। कहां पर है वो? कश्मीर। तो ये सही है। इस काल में मिट्टी के बर्तनों और चक्के का प्रयोग प्रारंभ हुआ। चक्का मतलब जिससे बर्तन बनाते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, पहिया बना होगा तभी चाक बनी होगी। क्या पहले चाक बनी होगी फिर पहिया बना होगा? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि इसका साक्ष्य कहां से मिला है, तो एक जगह है जिसका नाम है गुफ कराल। गुफ कराल, कोई बताएगा कहां पर है? गुफ कराल। ये जगह भी जम्मू कश्मीर में ही है, और यहां से साक्ष्य मिले हैं कुंभकारी के साक्ष्य, यानी यहां पर जो है वो कुमार और उसकी चाक के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है नवपाषाण काल में मनुष्य जो है वो बर्तन बनाने वाली चाक को खोज चुका था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि गुफ कराल क्यों फेमस है। ये फेमस है किसके लिए? आपका कुंभकारी के लिए, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट, इस काल में मिट्टी के बर्तनों और चक्के का प्रयोग प्रारंभ हुआ, ये कैसा है? सही है। नवपाषाण काल के लोग अब भी पूरी तरह खानाबदोश थे। यहाँ खानाबदोश का मतलब ये होता है कि मेन उद्देश्य केवल और केवल उनका जो है वो पेट भरना था, खाना करना था, बस। तो ये बात देखो सही नहीं है। नवपाषाण काल आ चुका है, तो नवपाषाण काल आ चुका है तो सीधी सी बात है, अब नई नई गतिविधियां स्टार्ट हो चुकी हैं। अब केवल शिकार करके खाने वाला काम नहीं रहा है, अब तो स्थायी जीवन आ चुका है, परिवार बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे में अब का मनुष्य सामाजिक होने लगा था, यानी खानाबदोश नहीं था। केवल खानाबदोश का मतलब केवल खाने के लिए जीना, शिकार करना, संग्राहक का कार्य करना, ये आपको दिखाई देता है पूर्वापाषाण काल में, ये उसमें नहीं दिखाई देता। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका? गलत। क्वेश्चन है कौन सा सही है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए और 2 सही। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? पाषाण काल की अर्थव्यवस्था शिकार संग्रह पर आधारित थी। सही है गलत है? सही है। नवपाषाण काल में कृषि का विकास और स्थायी बस्तियां बनी। सही है। धातु युग में पत्थर के औजार पूरी तरह समाप्त हो गए। ये कह रहे हैं जब धातु युग आया तो पत्थर के औजार पूरी तरीके से समाप्त हो गए, नहीं हुए। आपने देखा जब ताम्र काल आया तब पाषाण सात्र में चला, तभी तो ताम्र पाषाण काल उसको कहा गया। इसका मतलब है धातु आने से पत्थर बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ।
तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी यहाँ पर क्या होगा आंसर पहला और दूसरा होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिएगा। अब क्वेश्चन आ गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो पाषाण काल चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नया दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कितने लोग हैं, जो मैंने कल बताया था पेपर लेकर के आना उसी पे नोट करना, कितने लोग हैं ऐसे जो लेके आए हैं? हाँ, वही तरीका है करने का सबसे अच्छा, प्लेन पेपर लेके आइएगा। ठीक है, अगला है अध्याय 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हड़प्पा काल। हड़प्पा काल, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा काल। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं भाई हड़प्पा काल के बारे में। ये क्या है? ठीक है, इस सभ्यता के पहली बात तो अनेक नाम है, सभ्यता के अनेक नाम। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो सभ्यता के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें एक नाम है जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपसे चाहे हड़प्पा सभ्यता कह दे या सिंधु घाटी सभ्यता कह दे, बात एक ही है। इसी का एक नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सबसे पहली बार कांसे का प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ। कांसा कैसे बनाया जाता है? तांबा और टिन से मिलाकर के बनाया जाता है। तो कांसा बनाया जाता है तांबा प्लस टिन से मिलाकर के। सबसे पहली बार जो कांसा प्रयोग में लेकर के आने वाली सभ्यता थी, पहली बार जिसने कांसा प्रयोग में लिया वो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इसे एक नाम से और जाते हैं, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं? पहली बार कभी ऐसा हुआ जब आपको ग्रामीण सभ्यता ना दिखाई देकर नगरीय सभ्यता दिखाई दी। यानी इस सभ्यता में आपको क्या दिखाई दिए? नगर दिखाई दिए। तो नगर पहली बार बने। गांव से पहली बार नगर जिस सभ्यता में हमें दिखाई देते हैं वो सभ्यता कौन सी है? ये हमेशा काल ध्यान रखिएगा। काल पूछ लेता है कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो लगभग 2350 से लेकर के 1750 बीसी। बीसी का कल मैंने मतलब समझाया था। ईसा मसीह के जन्म से 2350 साल पहले स्टार्ट हुआ और ईसा मसीह के जन्म से 1750 साल पहले समाप्त हो गया। यानी 2350 से 1750 बीसी, ये क्या है? इसका टाइम पीरियड है। तो सभ्यता के अनेक नाम में सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि एक और पूछ लेता है एक नाम, इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यानी इस समय के लोग शायद लिखना जानते थे, ठीक है, पढ़ना भी जानते होंगे, लेकिन जो उन्होंने लिखा और करा कुछ भी उसे आज हम समझ नहीं पाए हैं, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। कल मैंने समझाया था इतिहास के 3 खंड होते हैं, एक प्रागैतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। 4 फैक्ट याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको कहते हैं। और इसका काल जो है वो है 2350 से 1750 बीसी का काल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट, नोट कर लिया? ठीक है, अगला है सभ्यता की खोज। सभ्यता की खोज किसने करी? तो जी इसमें खोज में अनेक प्रयास हुए। फर्स्ट जिसने सभ्यता के बारे में बताया उनका नाम था मैसर्न। मैसर्न महोदय। मैसर्न महोदय, ये बात लगभग रही होगी
1826 के आसपास की। इन्होंने पहली बार कहा कि शायद कोई सभ्यता मौजूद है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। दूसरी बार जो बताया सेकंड, वो लगभग बात है 1856 के आसपास की। ठीक है, 53 में पहली बार मुंबई से थाने, लेकिन जब कराची से लाइन बिछाई जा रही थी तो ये बात भी लगभग 1856 के आसपास की है। और इस समय नाम है ब्रंटल ब्रदर, ब्रंटल ब्रदर्स। तो सेकंड बार जो इस सभ्यता के होने के बारे में बताया वो बताया ब्रंटल ब्रदर्स ने। अभी समझाता हूं कैसे। और फाइनली थर्ड में आपके सामने 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी। हाँ, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि इस समय पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? कोई नाम बताएगा? कनिंघम थे क्या? जॉन मार्शल। तो ये है जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तीनों को एक बार दिमाग में बैठाइए क्या है। जहां पर आज गुजरात है, ठीक है, राजस्थान है, पाकिस्तान है, वहां पर एक सभ्यता की खोज हुई जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उस क्षेत्र में कोई हड़प्पा, कोई सभ्यता है नीचे, कोई रह चुकी है, इसके बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था? मैसर्न महोदय ने बताया था, ये अधिकारी थे। इसके बाद जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब भी कुछ नीचे से ईंटें निकली, जब खुदाई हुई तो तब दो अधिकारी थे, ब्रंटल ब्रदर, विलियम ब्रंटल और जॉन ब्रंटल, ये आपस में भाई भाई थे। इन्होंने भी कहा कि भैया कोई तो सभ्यता है, किसी का ध्यान नहीं गया। तो आगे चल करके जब जॉन मार्शल का ध्यान गया तो उन्होंने कई प्रोफेसर को लेकर के खोजबीन शुरू करी और इसी खोज में 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। वो किसने करी? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज की वो किसने करी? राखलदास बनर्जी ने। खैर ये दो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी सीट में मैंने लंबे चौड़े कई सारे स्थल लिखे हैं, वो आपको कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैं भी आपको बता दूंगा। फिलहाल ये कुछ नाम आप याद रखिएगा। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये आपको ध्यान रखना है कि किसके नेतृत्व में खोजबीन स्टार्ट हुई थी? जॉन मार्शल। सबसे पहली बार सभ्यता होने का जिक्र किया था मैसर्न महोदय ने, और उसके बाद ब्रंटल। ये ना हो तो ये लगा देना, बाकी ये तो फाइनल है ही। खैर इनको बहुत ज्यादा नहीं पूछता है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी आ गया तो एक अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है स्थान क्या था इस सभ्यता का? विस्तार क्षेत्र, सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। तो सभ्यता का विस्तार क्षेत्र 3 देशों में है, एक भारत, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान। ठीक है, भारत में कौन कौन से राज्य हो गए जी? भारत में आपका राजस्थान आएगा, ठीक है, गुजरात आएगा, पंजाब आएगा, ठीक है, यहां तक कि जम्मू एंड कश्मीर आ गया, और आपका हरियाणा आ गया, और यहां तक कि यूपी भी आ गया। जितने उत्तर पश्चिम के राज्य हैं आपके वो सब आ जाएंगे, यानी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी। ठीक है, पाकिस्तान भी लगभग पूरा है। पाकिस्तान के जो मेन स्थल हैं इसमें एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो। ये 2 स्थल बड़े इंपोर्टेंट है। एक और है चुन्होदड़ो। ये सब स्थल हैं जहां पर ये सभ्यता विद्यमान थी।
तो भारत के किन राज्यों में विद्यमान थी? इन राज्यों में अलग अलग स्थल है, और पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चुन्हुदड़ो, ऐसे कई स्थल थे, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में भी है। कौन कौन से? एक सुर्तकोई और एक और है, हाँ, मुंडीगाक। सुर्तकोई और मुंडीगाक, सुर्तकोई और मुंडीगाक। ये ध्यान रखना, मुंडीगाक और सुर्तकोई कहां पर है? अफगानिस्तान। जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे इन स्थलों से। इन स्थलों के बारे में आपसे पूछेगा एक एक करके कि कहाँ स्थल है, किस नदी के किनारे है, कैसे है, ये दुनिया भर की बातें आपसे पूछेगा। तो एक सार समझिए क्या है चैप्टर का सार ये है कि 19वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक सभ्यता होने का पता चला कि वहां पर बहुत पहले, यानी लगभग 2350 से 1750 वर्ष पहले एक सभ्यता थी। ये कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है ये क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, कि इस क्षेत्र में बहुत पहले एक सभ्यता विद्यमान थी। हमें यहाँ के प्रमाणों से पता चला कि ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये लोग बिल्कुल वैसे रहते थे जैसे नगरों में आज लोग रहते हैं, ये वैसे रहते थे, व्यापार वगैरह करते थे। मतलब बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है वो इस सभ्यता का एक सिस्टम था। ग्रेडिंग सिस्टम पर रोड होती थी, बड़े जबरदस्त तरीके से रहते थे। इस सभ्यता के अनेक स्थलों से हमें जानकारी मिली है। वो स्थल भारत में भी है, वो स्थल पाकिस्तान में भी है, वो स्थल अफगानिस्तान में भी है। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो कहां से आएंगे? इन स्थलों से आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बात आई समझ में? तो एक बेसिक सी जानकारी आपको थोड़ी सी हुई होगी कि एक सभ्यता है, वो है हड़प्पा सभ्यता। अब कौन से स्थल हैं, क्या चीजें हैं, इस सब का डाटा क्लियर होगा हमारा क्वेश्चन से। ठीक है, तो अब जितनी भी जानकारी है आप इसके नीचे वो सब क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको जोड़ करके लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए मुझे केवल आप क्वेश्चन नंबर बताइए कि कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हमने हड़प्पा वाले तो वो तो हो गए। चलिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा। पाषाण काल वाले तो हो गए थे ना? हाँ, पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है। एक ऐसी सभ्यता तो 2350 साल पहले स्टार्ट हुई, 1750 साल पहले खत्म हो गई। कब से? ईसा मसीह के जन्म से। तो लगभग 500-600 साल ये सभ्यता रही। तो ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, यानी इस समय के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अब यहां पर बात आती है कि अगर वो लिखना जानते थे तो इसका मतलब उनकी कोई लिपि होगी, कोई ना कोई लिपि तो होगी भाई। तो हमने उस लिपि को एक नाम दिया है, हमने कहा है वो लिपि थी भाव चित्रात्मक। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि उनकी लिपि कौन सी थी, तो वो लिपि थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। और उसको लिखने का जो तरीका था वो क्या था? बुस्ट्रोफेदन प्रकार से लिखा जाता था। बुस्ट्रोफेदन तरीके से लिखा जाता था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम अभी कैसे लिखते हैं? अभी हम लिखते हैं यहां से ऐसे, बाएं से दाएं। ये कैसे लिखी जाती थी? ये क्या थी? ये ऐसे थी कि इसमें आपने एक साइड से लिखना स्टार्ट किया, यानी ये लिखा, फिर अब आप ऐसे लिख दिया, अब आप ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। यानी जैसे आप लिखते हैं ना, आपने ऐसे लिखा, उसके बाद फिर इधर से ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया।
ऐसे लिखी जाती थी। इस तरीके को बोलते हैं क्या? बुस्ट्रोफैदन। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, हड़प्पा वासी लोगों की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक ऐसी होती है जैसे आज आपकी व्हाट्सएप की भाषा है। व्हाट्सएप की भाषा में जब हम गुस्सा होते हैं तो एक ऐसे बना के भेज देते हैं, बिल्कुल जिसकी आंख खुली हुई हो और बड़ा गुस्से में होता है। ये क्या है? भाव चित्रात्मक। ठीक है, प्यार आ रहा है तो दिल बना के भेज दिए, होता है ना। ये भी, ये क्या है? ये भाव चित्रात्मक है। तो आज जो इमोजी की भाषा है वो भाव चित्रात्मक है। शायद उस समय की एक लिपि प्रयोग करते थे। हमें इसकी लिपि का एक प्रमाण मिलता है, एक प्रमाण मिलता है, और वो प्रमाण मिलता है हमें एक साइन बोर्ड, 10 अक्षरों का साइन बोर्ड। 10 अक्षरों का साइन बोर्ड मतलब समझ रहे हो? हमें एक बोर्ड मिलता है। कोई बताएगा ये साइन बोर्ड कहां से मिला है? धोलावीरा से मिला है। बिल्कुल सही जवाब। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में है भैया, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो। धोलावीरा गुजरात। तो धोलावीरा गुजरात में है। वहां से एक 10 अक्षरों का साइन बोर्ड मिला है, यानी एक बोर्ड है जिसपे कुछ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि 10 अक्षरों का साइन बोर्ड कहां से मिला है। ठीक है, वो मिला है धोलावीरा से। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में है। ठीक, धोलावीरा से कुछ और चीज भी मिली है जी। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। तो क्रीडा स्थल बोलते हैं इसको ये। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है, एक बड़े कुएं के साक्ष्य। बड़े कुएं के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं। बड़े कुएं का मतलब समझ रहे हैं? एक बड़ा कुआं, सब लोगों की छत से नालियां उस कुएं में आ रही हैं। यानी जब बारिश पड़ेगी तो सबके छतों का पानी एक कुएं में जाएगा, वहां पे पानी इकट्ठा होगा, लोग उसे इस्तेमाल कर लेंगे। आप सोचिए, जल प्रबंधन की ऐसी खतरनाक तरीका क्या कहीं पर मिल सकता है देखने के लिए? आपको नहीं मिल सकता। तो जल प्रबंधन का बहुत बेहतरीन नमूना जो आपको देखने के लिए मिलता है वो धोलावीरा में मिलता है। और इसी विशेषता के कारण से धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शायद 40वां स्थल इसको बनाया गया था। तो यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में धोलावीरा को शामिल किया। इसकी खास बात है यहाँ का एक बड़ा कुआं। एक्चुअली नाम समझो, धोलावीरा। बीरा मतलब होता है कुआं, धोला मतलब होता है धवल। तो एक सफेद रंग का एक कुआं है, वो यहां से मिला है। तो धोलावीरा से एक क्रीडा स्टेडियम भी मिला है, यानी क्रीडा स्थल, उसके साक्ष्य मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक 10 अक्षरों का साइन बोर्ड। इससे पता चलता है कि वो लोग क्या करते होंगे, शायद लिखते होंगे। ठीक है, और उनकी जो लिपि थी वो कैसी है? भाव चित्रात्मक है। इसको लिखने का पैटर्न क्या था? गोमूत्रीय तरीका था। क्या होता है गोमूत्रीय तरीका? बुस्ट्रोफैदन। यानी ऐसे 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 ऐसे। समझ में आई? क्योंकि आज हम इसे पढ़ नहीं पाए, पढ़ लेते तो ये ऐतिहासिक हो जाता, पढ़ नहीं पाए तो ये कौन सी सभ्यता कहलाएगी? आद्य ऐतिहासिक कहलाएगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी का? ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो बताइए। राखलदास मुखर्जी और, तो इन्होंने किसकी खोज करी है? मोहनजोदड़ो की खोज करी है भाई, मोहनजोदड़ो। ठीक है, और कहां पर है? पाकिस्तान में है। और इन्होंने किसकी खोज करी है? दयानंद साहनी ने हड़प्पा की खोज करी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो ये है रावी नदी के किनारे। ध्यान रखना, हर एक स्थल किसी न किसी नदी के किनारे था। तो पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे ये था। ठीक है, इसमें एक शब्द जॉन मार्शल भी लिखा हुआ है। जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लीडर थे, मतलब अध्यक्ष थे। ठीक है, जिसकी स्थापना कनिंघम ने करी थी।
तो अगर पूछे किसके नेतृत्व में हुआ, तब आंसर आपको जॉन मार्शल लगाना है। वैसे ये दो बड़े नाम है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आंसर क्या होगा? रावी। ठीक है, रावी। अच्छा, घग्गर नदी के किनारे भी एक बड़ा प्रमुख स्थल रहा है, हाँ बताइए। कालीबंगा, बिल्कुल, घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। कालीबंगा, और कालीबंगा जो है ये कहां पर है आपका? राजस्थान में है जी, राजस्थान। और ये बड़ी फेमस जगह है कालीबंगा। कालीबंगा का जो अर्थ होता है ना, ये होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। अब यहां से कुछ साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। जो सबसे प्रमुख साक्ष्य है वो समझिएगा, एक है जूते खेत के साक्ष्य, जूते खेत के साक्ष्य। यानी आपसे अगर ये पूछ लेना जूते खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा उसका? कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब उस समय के जूते खेत के साक्ष्य मिल जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और यहां से यज्ञ वेदिका के प्रमाण मिले हैं, यज्ञ वेदिका का प्रमाण। यज्ञ वेदिका समझते हो? इसका मतलब शायद वो अग्नि की पूजा करते होंगे, तो वो ऐसे करके होती है ना, वो ऐसे, ये अग्निकुंड, बिल्कुल सही जवाब, ऐसे। तो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं यहां से कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा। और नदी जो है वो ध्यान रखिएगा, नदी कौन सी है? घग्गर नदी। और ये है कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा महत्वपूर्ण है, स्टार लगा दो, पूछ लेता है। ठीक है, हाँ हाँ, भूकंप के तो वो अब साबित हो चुका है कि कई जगह पर साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि राइक्स महोदय ने उस पर कई जगह घोषित कर दिए। तो पहले पूछता था, रीजन ये था कि एक आदि था, अब कई स्थल हो चुके हैं जहां से साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी ये वाली बात कि भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कई महोदय ने अब इसमें कई जगह चिन्हित कर दी, लगभग 150 से ज्यादा ऐसी जगह हो गई है जहां भूकंप के प्रमाण मिले। हाँ, तो उसमें ऑप्शन भी डिपेंड करता है क्या क्या है। लिख लो अगर लिखना चाहो, सबसे पहले यहीं पर हुए, ये तो ऐसे लिख लेना, सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य। ठीक है, अच्छा, सतलज नदी के किनारे कोई स्थल खोजा गया? रोपड़, बिल्कुल, सतलज नदी के किनारे एक स्थल खोजा गया, नाम है रोपड़। ये कहां पर है? पंजाब है जी। यहां से एक ही साक्ष्य मिला है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, मानव के साथ कुत्ता, कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण। ठीक है, ये अगर पूछ लें आपसे कहां से मिला है, तो ये मिला है कहां से? रोपड़ से। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। किस नदी के किनारे है? सतलज। मैंने 4 स्थल आपको बता दिए हैं, वो किस नदी के किनारे हैं? एक हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, उसके अलावा घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है, और पंजाब का रोपड़ वो किस नदी के किनारे है? सतलज। और मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहां से मिले हैं, वो मिले हैं कहां से? आपका रोपड़ से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, नोट कर लिया इसको। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, अगला स्थल है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु का हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर चित्रांकन नहीं मिलता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए
कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर, मोहर मतलब समझ गए, सिक्के जो टेराकोटा के बने होते थे, तो यहां पर आपको 3 ध्यान रखना है। 3 किस किस के नहीं मिलते? एक तो गाय का चित्रांकन नहीं मिलता, एक घोड़े का चित्रांकन नहीं मिलता, एक घोड़े का चित्रांकन नहीं मिलता, और एक ऊंट का चित्रांकन नहीं मिलता। यानी गाय, घोड़ा, ऊंट, आप में से इनमें से कोई सा भी दिया हुआ हो सकता है, इनका चित्रांकन नहीं मिलता है मोहर पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसका चित्रांकन नहीं मिलता है, तो आपको तीनों ये ध्यान रखना। इसका मतलब घोड़े से वो बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे, गाय से वो परिचित थे, लेकिन ठीक है चित्रांकन नहीं मिलता। बैल का मिल जाता है लेकिन गाय का नहीं मिलता, ठीक है। और घोड़े से ध्यान रखना, कम परिचित थे वो, कम परिचित, ठीक है। और इसके तो साक्ष्य भी लिमिटेड मिलते हैं, साक्ष्य सीमित मिलते हैं भाई। और इसमें सीमित साक्ष्य कहां कहां से मिलते हैं? 2 जगह हैं, वो पूछ लेता है। एक है सुतकोटदा, सुतकोटदा, और एक है राणा घुंडई। अब आप कहेंगे सर क्या ये याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद करना पड़ेगा, स्टार लगा दो 2। क्वेश्चन पूछेगा घोड़े के साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस जगह से मिलते हैं, तब आपको एक आंसर लगाना है सुतकोटदा यानी बलूचिस्तान। एक हो गया राणा घुंडई। तो राणा घुंडई और सुतकोटदा ये 2 जगह हैं, ये ध्यान रखिएगा, जहां से एकमात्र घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि इसके अस्थि पंजर के साक्ष्य 1-2 जगह से और मिले हैं, लेकिन मेन आपसे अगर पूछे तो आप 2 ध्यान रखिएगा, घोड़े के साक्ष्य। इसका मतलब घोड़े से बड़े पैमाने पर वो लोग परिचित नहीं थे। गाय से शायद परिचित रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा वो नहीं मिलते, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़, क्या आंसर लगाओगे? घोड़ा लगाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 याद रखिएगा जिनका नहीं मिलता है, गाय है, घोड़ा है और ऊंट है। गाय, घोड़ा, ऊंट। और केवल घोड़े के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं सुतकोटदा और राणा घुंडई, ये राणा घुंडई से मिल रहे हैं, क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है जी उनके प्रिय पशु कौन सा था? प्रिय पशु, तो इसमें एक था यूनिकॉर्न। अगर पूछ ले, यूनिकॉर्न ना हो तब लगाना एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर भैंसा। फर्स्ट प्रेफरेंस बता रहा हूं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक्चुअली कोई जानवर इस जीवन में तो नहीं होता है, ये कुछ कहानियों में है। एक ऐसा घोड़ा जिसके ऊपर सींग हो, वो है यूनिकॉर्न। अब ऐसा कुछ होता है कि जानवर नहीं होता, तो ये तो कुछ कहानियों में ऐसा मिलता है कि हाँ एक घोड़ा जिसके सींग भी हो। लेकिन आप मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे तो उसमें दिखाया है ना। हाँ, तो एक सींग वाला घोड़ा जो है, छोटा घोड़ा, उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न। ये इनका सबसे प्रिय पशु था। कुछ लोगों ने कहा कि रियल में ये नहीं होगा, वो ये होगा, क्योंकि एक सींग तो गैंडे के होता है। तो अगर ये ना हो तो आप आंसर लगाना एक सींग वाला गैंडा, ये भी ना हो तब आप लगाना भैंसा। समझ रहे हो? प्रेफरेंस के अनुसार आंसर लगाना। यूनिकॉर्न हो तो यूनिकॉर्न आप आंसर लगाइएगा, ठीक है। किसके, किसने पूछा है? हाँ, एक्चुअली ये ध्यान रखिएगा, साक्ष्य सब चीज के मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं घोड़े के भी हैं लेकिन लिमिटेड है। तो साक्ष्य अलग बात है और उसका मोहर पर पाया जाना वो एक अलग बात है। तो मोहर पर किसका चित्रांकन नहीं मिलता है, तो तब ऐसे में 3 ही याद रखिएगा। बाकी भेड़, बकरी, ये तो प्रिय पशु थे, यानी घर में पाले जाते थे, ठीक है। वो आप ये सोचिए भेड़ के कितने बड़े साक्ष्य हैं कि ये लोग क्या पहनते थे, 2 ही तरीके के कपड़े पहनते थे, एक तो कपास और एक ऊन। तो ऊन कहां से आती थी? भेड़ से आती थी, ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे?
यहाँ प्रभारी पूछा हुआ है कौन थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। और अगर अलग अलग पूछेगा तो आप वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मोहनजोदड़ो का अर्थ लिख लेना क्या होता है, कई बार इसका मतलब पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। और सिंधी भाषा में इसे क्या कहते हैं, मृतकों के टीले का मतलब क्या हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, यानी मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला, इसको सिंधी भाषा में बोलते हैं मोहनजोदड़ो। तो सिंधी भाषा में उसका नाम रख दिया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्वेश्चन ये तक भी पूछा गया है कि किस भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, तो ये सिंधी भाषा में है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में किस स्थल के घरों में कुआं, हर घर में कुएं के प्रमाण कहां से मिले हैं? नहीं, तो इसमें आंसर अगर मोहनजोदड़ो मिले तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप इसको दीजिएगा, आपको फर्स्ट इसको देनी है प्रेफरेंस, और सेकंड पर आपको लगाना है कालीबंगा, ठीक है जी। यानी मेन हर घर से कुएं के प्रमाण कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो, ये एक करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा लोथल बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, लोथल जो है वो भोकवा नदी के किनारे, और ये भी कहां पर है, गुजरात। और लोथल की सबसे बड़ी बात जो है वो महत्वपूर्ण क्या है, यहां से साक्ष्य मिला है गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का साक्ष्य। गोदीवाड़ा समझते हो क्या होता है? बंदरगाह, पोर्ट, जहां जहाज आते हैं। इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना कि पोर्ट के साक्ष्य, ठीक है, या गोदी के साक्ष्य, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, ये कहां से मिले हैं, ये लोथल से मिले हैं। लोथल कहां पर है, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, ये ध्यान रखिएगा। और कई बार एक पूछ लेता है आपसे, धान के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं। वो लोग चावल बहुत ज्यादा खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन लोथल से एक चक्की मिली है जिससे कुछ भूसी मिली है, यानी चावल, धान के साक्ष्य भी जो है वो आपको कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। क्या सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है गोदीवाड़ा के साक्ष्य, वो मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बृहद स्नानागार, स्नानागार यानी समझ रहे हैं, एक बिग बाथ यानी एक स्विमिंग पूल मिला है यहां से। उसके अलावा एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और यहां से एक मोहर भी मिली है, पता है कौन सी, पशुपति की मोहर। ये क्या है, थोड़ा समझा देता हूं। मोहनजोदड़ो की 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है, यहां से एक बड़ा स्विमिंग पूल मिला है, तो एक ठीक ठाक सा बढ़िया स्विमिंग पूल, ठीक है। और उस लगभग 12 मीटर के आसपास जो है वो लंबा हुआ, 7 फीट के, वो 7 मीटर के आसपास उसकी चौड़ाई हुई, और लगभग 2.43 मीटर के आसपास उसकी गहराई है, ठीक है। तो एक बड़ा सा स्विमिंग पूल मिला, पक्की ईंटों का प्रयोग है, सीढ़ी है उतरने के लिए, तो वो यहां से मिला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि एक बृहद स्नानागार कहां से मिला है। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहां से मिली है, एक ऐसी कांसे की मूर्ति है जिसमें महिला नृत्य कर रही है। एक पशुपति की मोहर, पशुपति की मोहर में क्या है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको भगवान शिव का रूप माना गया, जिनके यहाँ पर सींग निकला हुआ है, और चारों ओर कुछ जानवर हैं, हाथी है, बाघ है, भैंसा है, इस तरीके के जानवर, हिरण है, ये जानवर जो है वो चारों ओर बने हुए हैं। इसे कहते हैं पशुपति की मोहर। क्वेश्चन पूछ सकता है पशुपति की मोहर कहां से प्राप्त हुई है, तो आंसर क्या होगा इसका, मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है। ये आपको टू द पॉइंट याद करना है, मतलब इसमें कोई इफ एंड बट वाला है ही नहीं सी कि यार ये कैसे हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, जितना मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ाने में मेरे को 1 हफ्ता लगता है, तो अब तो एग्जाम या तो फिर पूरा 1 साल दो मेरे को, या फिर ये लास्ट के 2 महीने, ठीक है। हो गया,
अगला क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया है? क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, कुत्ते के साथ, मानव के साथ कुत्ता रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। अच्छा, हड़प्पा से एक बड़ी चीज मिली है और जिसे बोला जाता है क्या बोलते हैं उनको, मातृ देवी का चित्रांकन। मातृ देवी का चित्रांकन ये मिला है हड़प्पा से। मातृ देवी का चित्रांकन मतलब एक महिला है, ठीक है, और उस महिला के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, यानी एक ऐसे दिखा रखा है कि एक पौधा निकल रहा है गर्भ से। तो गर्भ से पौधा निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको क्या मान लिया? पौधा कहां से निकलता है? धरती से। तो इनको क्या मान लिया? मातृ देवी। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दो ही चीजों को पूछते थे, एक तो मातृ देवी को पूछते थे क्योंकि चित्रांकन मिल रहा है हमें हड़प्पा से, दूसरा पशुपति को पूछते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूछते थे? तो मातृ देवी को पूछते थे और पशुपति को पूछते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा से ये। अच्छा, एक कब्रिस्तान और मिला है, वो कहां से मिला है? हाँ, हड़प्पा से। क्या नाम है उसका? आर, ठीक है, एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37। ठीक है, हाँ, खाली आर ध्यान रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक कब्रिस्तान के साक्ष्य भी जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं? आपके हड़प्पा से मिले हैं, हड़प्पा से। ठीक है, ये बाकी मोहनजोदड़ो से मैंने बताया बहुत सारी चीजें मिली हैं। बाकी कालीबंगा से मैंने बताया जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा से मातृ देवी का चित्रांकन और एक कब्रिस्तान मिला है जिसे हम बोल रहे हैं RH37 बोल दो या R37 बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? अब बताइए, लोथल कहां पर है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और सबसे विशेष बात यहां से क्या मिला है? एक गोदीवाड़ा, यानी इसका मतलब शायद जहाज वगैरह यहाँ पर क्या होते होंगे? आते होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक राखी गढ़ी एक क्षेत्र है, ये कहां पर है? हरियाणा, हरियाणा में है, ये पूछ सकता है। राखी गढ़ी अभी हम तक देखा नहीं। राखी गढ़ी जो है वो कहां पर है? आपका हरियाणा। हरियाणा में एक अन्य स्थल और है भाई, ठीक है, जिसका नाम है बनावली। एक अन्य स्थल है जिसका नाम है बनावली, वनावली। यानी हरियाणा में दो महत्वपूर्ण है, एक राखी गढ़ी है और एक बनावली है। बनावली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्या मिला है? हल के साक्ष्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना। हल के साक्ष्य कहां मिले हैं? बनावली से। बनावली कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में एक स्थल और है जिसका नाम है राखी गढ़ी। यानी राखी गढ़ी और बनावली ये दोनों स्थल कहां पर है? आपके हरियाणा में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो राखी गढ़ी हो गया, वो भी हरियाणा में हो गया, और एक बनावली हो गया। नोट हो कर लिया क्या? कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है भैया, सही बात है। और ध्यान रखना, ये पूर्वी सीमा है, यानी आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे आपका ये हड़प्पा सभ्यता है, तो कोई स्थल तो सबसे ज्यादा नॉर्थ में होगा ना, कोई स्थल साउथ में होगा, कोई स्थल ईस्ट में होगा, कोई स्थल वेस्ट में होगा। तो जो सबसे नॉर्थ स्थल है उसका नाम है मांडा, जो सबसे साउथ स्थल है उसका नाम है दैमाबाद, जो सबसे ईस्ट स्थल है उसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और जो सबसे वेस्ट स्थल है उसका नाम है सुतका गैंडोर। अब आप कहेंगे सर यहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे? सेम ऐसे ही कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, यूपी में है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतका गैंडोर, ये किधर है? बलूचिस्तान।
ये बलूचिस्तान में है। आपसे इनकी नदियां भी पूछ सकता है भैया कि इनकी नदियां कौन कौन सी हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा मांडा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो कॉमन सेंस से लगाओगे तो भैया जम्मू कश्मीर है तो एक नदी है चिनाब, तो चिनाब नदी के किनारे है मांडा जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर तो ये हो गया आपका हिंडन नदी है, हिंडन के पास है हिंडन नदी। और सुतका गेंडोर जो है ये एक नदी के किनारे है जिसका नाम है दास्क नदी। और दैमाबाद एक नदी है जिसका नाम है प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। यहां से देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक साइड आपको 4 स्थल लिख के दे देगा, एक साइड 4 राज्य, एक साइड 4 स्थल लिख के दे देगा, एक साइड 4 नदियां आपसे मिलान करवा लेगा। सबसे उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यूपी में, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, ठीक है, ये है महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, और पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर ये बलूचिस्तान में है दास्क नदी के किनारे। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, इस पे 3 स्टार लगा देना इस चार्ट को, इसको याद कर लेना कि कौन सा स्थल कहाँ है। खैर इसका बताइए क्या ये सही है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में? नहीं, कालीबंगा किधर है? राजस्थान। कौन सी नदी के किनारे? घाघरा नदी के किनारे, घाघरा नदी, ठीक है, ये घग्गर नदी इसे आप कहते हैं। और रोपड़ पंजाब में है, कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भाई इसको करिएगा। अब आपसे क्वेश्चन धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। मिलान करिए, मांडा किधर है? जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे? चिनाब। दैमाबाद किस नदी के किनारे? प्रवरा। कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा। नदी इंपोर्टेंट नहीं है, तो बेसिकली क्या बनेगा आंसर? पहले तीसरा चौथा, तो तीसरा चौथा यानी आंसर बनेगा सी। इसका आंसर बनेगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से मिलान करना है इनको। कह रहा है जी लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिला है गोदीवाड़ा, ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। क्लियर? कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। धोलावीरा से मिला है एक हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों 10 अक्षरों का एक साइन बोर्ड। मैंने अभी आपको पढ़ाया था शुरू में, एक साइन बोर्ड कहां से मिला है? ये धोलावीरा से मिला है। बनावली से क्या मिला है? एक हल का साक्ष्य, टेराकोटा से मिट्टी से बना हुआ हल का साक्ष्य मिला है बनावली। और बनावली कहां पर है? हरियाणा में। तो क्या आंसर बना इसका? दूसरा, पहला, ये आंसर बनेगा इसका सी। क्लियर है? सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न का मिलान करना है। हड़प्पा से समाधान मिला है 837 यानी कब्रिस्तान मिला है। लोथल से गोदी यानी एक गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से नर्तकी की मूर्ति मिली है कासे की। और मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत मिला है। क्या ये सही है? क्या नहीं, यहां पर क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, बाकी दोनों सही हैं, यानी आंसर होगा पहला दूसरा चौथा तीसरा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, आंसर होगा डी। कितने लोगों का सही है डी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। 3 ही, गाय है, ऊंट है और घोड़ा है। दिख जाए तो लगा देना। इसका आंसर क्या होगा? गाय होगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ध्यान रखिएगा जी, उस समय पर ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था। क्यों नहीं था? उसका रीजन है क्योंकि इसकी जो खोज हुई है वो हुई है 1000 बीसी में। अब आप सोचो 1000 बीसी में तो खोज हुई है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले खोजा गया है। और ईसा मसीह के जन्म से आप सोचिए 2350 साल पहले सभ्यता शुरू हुई और 1750 साल पहले खत्म हो गई। तो ये घटना तो पहले हो गई ना,
ये वाली घटना तो बाद में हुई, तो लोहे की तो खोज ही नहीं हुई थी, तो लोहे की खोज बाद में हुई। क्वेश्चन पूछ सकता है लोहे की खोज कहाँ हुई, तो एक जगह याद रखिएगा, वो है अतरंजी खेड़ा, एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लोहे की खोज हुई। अगर ये पूछे कब हुई तो आंसर होगा 1000 BC। तो क्या हड़प्पा काल में लोहा था? नहीं था। अच्छा, कुछ चीजें इन्होंने पहली बार इस्तेमाल करी भाई साहब, पहली बार जिन चीजों का इन्होंने इस्तेमाल किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कांसा, और नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट था कपास। अगर आपसे पूछे ना कपास को उगाना किसने शुरू करा सबसे पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कहा। तो आपसे पूछे किस फसल को इन्होंने उगाना शुरू करा था? कपास। कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने करा? तो उस धातु का नाम था कांसा। लोहे का प्रयोग इन्होंने नहीं करा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोहे की खोज हुई है बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। तीन में से कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी? तो कौन सी सभ्यता, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा भाई। मिस्र से होकर के एक नदी जाती है, वो कौन सी है आपकी? ये तो आंसर क्या होगा? मिस्र की सभ्यता। आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट, निम्न अभिलेखों में कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखना क्योंकि ये वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? बोगज कोई। इसको डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक काल में कि आर्य कौन थे और ये क्या है। फिलहाल आप इसका नाम याद रखना चाहो रख लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला आ गया मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल में कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट है? किससे? 29। पहला, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में धोलावीरा का सबसे विशिष्ट और अद्वितीय योगदान क्या है जो इसे अन्य प्रमुख स्थलों से अलग बनाता है? ठीक है, मैं इसको पढ़ लेता हूं। ठीक है, देखो एक बात, सबसे पहली बात क्या है, जो जितने भी स्थल हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन स्थलों को दो भागों में बांटा गया है, यानी वो दो भागों में बटा हुआ है। एक होता था, इसको बना लेना कहीं भी, एक होता था पूर्वी भाग और एक होता था पश्चिमी दुर्ग। ये वाला जो भाग होता था ना, इसमें किले होते थे, इसमें किले को दुर्ग भी कहते हैं, किले या दुर्ग इसमें होते थे। यानी इसमें कौन रहते थे? आपके श्रेष्ठ लोग, व्यापारी, पुजारी, ये लोग रहते होंगे। और इधर वाले क्षेत्र में रहते थे निम्न लोग, यानी सामान्य जनता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी आप महानगर देखोगे, जितने भी आपने देखे, उन सब में कितने भाग थे? दो। एक पश्चिमी दुर्ग वाला क्षेत्र जो ऊंचा था, जहां ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं, 2 मंजिला इमारतें हैं, और एक है पूर्वी भाग जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। जैसे गांव में भी होता है ना, आपके गांव में भी बटा हुआ होता है जी, वहां पे क्या है, उस साइड थोड़े से निम्न झोपड़पट्टी ऐसे होंगी और एक साइड थोड़ा डेवलप मकान बिल्डिंग्स होंगी, उसी तरीके से होता था। धोलावीरा एक ऐसा भाग है जहां पर 3 चीजें आपको दिखाई देती हैं, एक दुर्ग, पश्चिमी भाग, एक मध्य नगर और एक निचला नगर। तो धोलावीरा में कितने विभाजन हैं? 3। बाकी जगह सब में कितने हैं? 2। 3 कैसे? एक तो ये वाला भाग और एक है मध्यवर्ती और एक है निम्न भाग। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, तब उसका आंसर क्या होगा? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। इसका आंसर क्या होगा जी? ये होगा, ये आंसर होगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के सबसे पहले और स्पष्ट प्रमाण मिले हैं? आंसर क्या होगा? कालीबंगा। कहां पर? राजस्थान। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला जी, पक्की ईंटों का प्रयोग बिल्कुल न करना, यह गलत है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी ईंटों का प्रयोग होता था? पक्की। बड़े पैमाने पे मंदिरों का निर्माण नहीं,
यानी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं भाई, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। शहरों का नदियों से दूर स्थित होना, जितने भी शहर है मैं आपको पढ़ा रहा हूं किसके पास है, नदी के पास है, इसका मतलब ये भी गलत है। अगला क्या लिखा हुआ है, ग्रिड प्रणाली आधारित सुनियोजित सड़कें और जल निकासी। ग्रिड मतलब होता है जब सड़कें और नालियां 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं। जैसे आप किसी महानगर में जाएं, बढ़िया चंडीगढ़ जाइए आप, तो आप देखोगे रोड होंगी ऐसे और बाकी की रोड 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे, तो बिल्कुल इसे बोलते हैं ग्रिडिंग सिस्टम। ये तब होता है जब किसी नगर में कॉलोनी काट के हम बाद में लोगों को वहां बसाते हैं, इसे कहते हैं सुनियोजित व्यवस्था। जैसे एक तो हो गया कि गांव में कहीं ने किसी ने भी घर बना लिया अपना, तो वहां क्या होगा, रास्ते ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे घूम के तिरछे ऐसे, लेकिन पहले हमने कॉलोनी काटी, प्लॉट काटे, उसके बाद हमने लोगों को दिया, तब क्या होगा, ग्रेडिंग सिस्टम होगा वहां पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसी ही व्यवस्था मौजूद थी, शायद यहाँ पर पहले पूरा सिस्टम बनाया गया तब लोग आकर के रहे हैं, तो इसलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर मतलब जो सही होगा वो क्या होगा, ग्रिड प्रणाली आधारित सुनियोजित सड़कें और जल निकासी। अगला है, धोलावीरा स्थल को किस विशेष कारण से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। विश्व का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह, ये तो है ही नहीं, ये तो लोथल में था। विशाल स्तूप और बौद्ध मठों का अवसर, अद्वितीय जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली, आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, यहां से एक बड़े कुएं के साक्ष्य मिले हैं। अगला, हड़प्पा वासी किस धातु के उपयोग से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। तांबा, सोना, चांदी, लोहा। लोहे की खोज इस समय। हड़प्पा की लिपि किस प्रकार की थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, जैसे इमोजी टाइप होती है वो थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की डांसीगर की मूर्ति किस सामग्री से बनी है जो हड़प्पा वासियों की उन्नत कला और धातु विज्ञान को दर्शाता है। तो कौन सा होगा, काश्य, कासे की है। वो मोम वैक्सिंग तकनीक का प्रयोग करते थे, यानी धातु को पिघला करके उसके बाद सांचे में ढालकर उसको बनाते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पैट में पूछा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है जो इस सभ्यता की भौगोलिक सीमा को निर्धारित करता है। आपको पता है मांडा क्या है, नॉर्थ वाला, उत्तरी। सुतका गेंडोर वेस्ट है, दैमाबाद साउथ है, और आलमगीरपुर यानी पूर्वी है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो अपने नगर नियोजन में 3 भाग गढ़, मध्य और निचले नगर में विभाजित है, जबकि अधिकांश स्थल 2 भाग गढ़ और निचले नगर में विभाजित है। आंसर क्या होगा, धोलावीरा इसका आंसर होगा। पुरातात्विक द्वारा आद्य शिव माने जाने वाले पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चित्रित नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं होगा भाई, देखो ध्यान रखना, हाथी है, बाघ है, गैंडा है, हिरण भी है, प्लस हिरण भी है भाई, भैंसा भी है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है, घोड़ा। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया कि घोड़ा तो किसी पे था ही नहीं, तो आप इसे कर लोगे इस क्वेश्चन को। अगला सीधा बताइए कौन सा है, 44। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनन 1921 में किया गया, सही है गलत है, सही है। अगला है, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया, सही बात है। अगला है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखादास बनर्जी ने किया, यानी 1 2 3 सही है। आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट, लोथल में स्थित, लोथल गुजरात में स्थित था और वहां एक गोदी पाई गई, यानी गोदीवाड़ा, सही है। अगला है, कालीबंगा में अग्निकुंड और हल चलाने के निशान मिले हैं, जुते हुए खेत के और अग्निकुंड मैंने बताया था। अगला है, धोलावीरा में पत्थर की दीवारें पाई गई, ठीक है, धोलावीरा में पत्थर की, ये भी सही है गलत नहीं है, ठीक है। और कोई बड़ी बात थोड़ी ना, पत्थर की दीवारें नहीं मिल सकती भाई, जल संचय के लिए कुआं है वो भी पत्थर की दीवारें ही होगी, तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, सभी सही है। कौन सा कथन सिंधु लिपि के संबंध में सही नहीं है, यह चित्रलिपि थी क्या, हाँ चित्रात्मक थी, हाँ यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये दाएं से बाएं, तो इसको ऐसे, इसको सही नहीं मानेंगे आप, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, आंसर क्या होगा, पहला, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। संबंध सही, तो आंसर 3, आंसर होगा सी, केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला है, हड़प्पा में अनाज घर मिला है,
मिला है, वहां से भी मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से भी मिला है, ठीक है। और लोथल में गोदी मिली है, यानी वो सही है। तो यहाँ तीनों सही हैं, सभी सही होगा, ठीक है। लेकिन जो एक विशाल अन्नागार मिला है वो कहां से मिला? विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो अनाज हड़प्पा से ही मिला है, लेकिन बड़ा जो मिला है वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। हड़प्पा के लोग ऊन और सूती वस्त्र दोनों पहनते थे। सूत कहां से निकलता है? कपास, कॉटन, सही बात है। भेड़ थे तो ऊन का प्रयोग करते थे। वे घोड़े को पालतू बनाते थे, सही होगा गलत? गलत है। उनके धार्मिक प्रतीकों में मातृ देवी और पशुपति प्रमुख थे। तो आंसर क्या होगा? केवल दो गलत है, यानी आंसर होगा बी। दूसरा वाला गलत है ना, वे घोड़े को पालतू बनाते थे। अगर घोड़ा इतना ही पालतू था तो साक्षी और जगह से क्यों नहीं मिलते? केवल राणा घुंडाई और सुतकोटरा से क्यों मिलते हैं? सिंधु घाटी के नगरों में सड़कों का नियोजन सबकोण पर था, ग्रिडिंग सिस्टम पर था, सही है। प्रत्येक घर में नाली और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है, मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है खास करके। यह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है, सही है, यानी यहाँ पर सभी सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के लिए मापतोल की सटीक पद्धति जानते थे, बिल्कुल सही बात है भाई, हाँ वो करते थे। व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, इराक से भी था उनका। इराक की एक सभ्यता थी जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते थे, तो वहां से भी इनका संबंध था। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण केवल बाढ़ थी। देखो ज्यादातर एक उसमें जब केवल आ जाता है तो वो सही नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ ये आप कल के चैप्टर में पढ़ोगे, और वो है वैदिक काल, ठीक है। तो इसलिए कल मैं यहीं से शुरू करूंगा, हड़प्पा का पतन, और आगे नई सीट में कल प्रोवाइड करूंगा आपको। तो समझ में आ गया होगा तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आई बात समझ में या नहीं? जितना पढ़ा रहा हूं उसको तैयार कर लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए।